ठीक है, हाथ लगा दो जी। ठीक, थैंक यू। एडवोकेट टी.एस. आहूजा जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे मित्र अनिल घई जी, सुनील पराशर जी और निर्मल वैद्य जी, बहुत सारे नाम हैं। और इस सभागार में बैठे उनकी औलादें जिनके परिवारों ने खून बहाकर हिंदुस्तान की मिट्टी का रंग लाल किया था, और मेरे प्यारे देश भर में मशहूर और चर्चित पत्रकार, 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणाकर। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और वो है आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही बातें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको हकीकत में आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी भावनाएं दे, मुझे अच्छे विचारधारा दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। सबसे पहले को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैं भी कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूं। तकरीबन 650 संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, जिसमें से तकरीबन 140 संस्थाओं को मैं खुद चेयर कर रहा हूं। लेकिन मैंने आज तक ऐसी संस्था अब तक ना देखी है, ना अब तक सुनी है। इसके लिए मैं मंच पे बैठे हुए सभी प्रमोटर्स को फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस मिशन को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर आप आज आगे बढ़े हैं, ये कामयाब हो और ये देश भर और दुनिया भर में इस सोच को हम आगे लेकर जा सकते हैं। मुझे ये गर्व से कह सकता हूं कि आज भगत कॉमरेड गुरचरण सिंह लाधुपुर और डॉक्टर इकबाल सिंह साहनी जी का ये 100वां वर्ष हम मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य पर मैं 2 बड़े महान नेताओं को तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ यहां उसी श्रद्धांजलि में मौजूद हैं। मैं खुद एक रिफ्यूजी का बेटा हूं। 1947 में मेरे पिताजी सूरज प्रकाश मारवा, 18 साल का वो शख्स, वो नन्हा सा लड़का जिसे सब कुछ बेचना पड़ा चंद रुपयों में। पेशावर में हम लोग एस्टैब्लिश थे, घर बार पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत गाड़ी नौकर चाकर। लेकिन 1947 के विभाजन ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया, और मेरे पिताजी की पहली फैमिली, शुक्र है कि फैमिली पहले 10 दिन पहले निकल के आ गई, लेकिन सब कुछ छोड़कर निकलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि परमात्मा ने पेट भी लगा रखा है आपके शरीर के साथ। तो लोग, फैमिली ने सोचा कि हम लोग सब निकलते हैं और आप किसी तरीके से बटोर कर, जो भी आप बटोर कर ला सकते हैं लाइए। और पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत पैसा पदार्थ 18,000 रुपए के अंदर अपने पड़ोसी को बेच डाला जो वहां के ही थे, और 18,000 लेकर जब रजिस्ट्री कराकर वो पेशावर एयरपोर्ट की तरफ बढ़े, तो वहां दुनिया ने देखा कि जैसे ही डकोटा प्लेन आता था, डकोटा प्लेन हुआ करता था, उसमें 40 सीटें होती थी, 40 सीटों को खोल के बाहर निकाल दिया जाता था, ताकि 100 से भी ज्यादा लोग बकरियों की तरह हवाई जहाज में भर्ती करके पेशावर से दिल्ली तक लाए जा सके। ऐसा अरेंजमेंट था। और उसमें जब वो हवाई जहाज एयरपोर्ट पे आया, तो ये 18 साल का लड़का भी, मेरे पिताजी भागे, और जब भागे और हवाई जहाज में बड़ी मुश्किल से पहुंचकर बैठ गए, तो एकदम ध्यान आया कि जिस कोट में 18,000 रुपए थे, वो कोट जो
पैंट की जेब में 200 रुपए थे, उन 200 रुपयों से उन लोगों ने अपनी जिंदगी शुरू की, मैं तो ये कहूंगा। और पुराने किले के अंदर, टेंटों के अंदर रिफ्यूजियों की तरह ही, क्योंकि रिफ्यूजी वहां ठहराए गए थे, उसमें उन्हें कई दिन वहां पर ठहरना पड़ा, जिसका बयान मैं एक्चुअली शब्दों में नहीं कर सकता। ये बातें मुझे बताइए मैं कैसे भूल सकता हूं, जब मैंने अपने पिताजी के मुंह से खुद सुनी है। ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि हमारे परिवारों को कितना कष्ट हुआ होगा। ये बातें आज तक मुझे नहीं, उन तमाम लोगों को याद हैं जिन लोगों की फैमिलियां इस विभाजन में सबसे ज्यादा सफर की हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में हूं, और हमें ये सब बातों से ज्यादा फिल्मों के रूप में कहने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिल जाता है। बहुत सारी कहानियों को नया रूप दिया गया है, जिसमें से बहुत सारी कहानियां आपने पर्दे पे देखी भी होंगी, लेकिन आज के दिन मैं ये बात जरूर आपको कहना चाहता हूं कि लौट के आऊंगा। आज ये फिल्म रिलीज हुई है, अगर इसे आप देख लें तो आप उस पीड़ा से वाकिफ हो जाएंगे जिस पीड़ा को उन लोगों ने बर्दाश्त किया है 1947 के टाइम में। ये मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, एक समय निकाल के इस फिल्म को जरूर देखें। आज के इस सभा का पर्पस सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये पिक्चर देख लेंगे, 2.5 घंटे की या 2 घंटे की जो भी, आप देखिए इसको जाकर। मुझे तो कहते हुए ये हर्ष होता है कि 11 साल में सरदार पटेल स्कूल का स्टूडेंट रहा, 3 साल में भगत सिंह कॉलेज का स्टूडेंट रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे अंदर कूट कूट के भारतीयता भरी हुई है। मेरी कोट टाई में मत जाइए, ये तो मेरा प्रोटोकॉल है कि भारत सरकार ने मुझे चांसलर बनाया है, मैं एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, और 90 से भी ज्यादा देश की विभिन्न सरकारों को देश में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। और ये क्योंकि कब आधे घंटे के अंदर ही, 15 मिनट के अंदर ही मुझे किस विदेशी नेता से मिलने जाना पड़ता है, तो इसलिए ये प्रोटोकॉल हमें मेंटेन करना पड़ता है। शायद ये विचारधारा लोगों ने प्रधानमंत्री को भी उंगली उठाई थी कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा सज धज के निकलते हैं। अरे भाई, दुनिया के 1/6 दुनिया का प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि अगर साफ सुथरा अच्छी तरह से नहीं निकलेगा घर से, तो कौन मानेगा कि 1/6 दुनिया देश में ही रहती है। आप ये भी तो देखिए इस बात। खैर, समय का अभाव है और मुझे पहले ही कह दिया गया इशारा कि छोटी छोटी बातें करेंगे तभी सब लोग यहाँ पे ज्यादा बोल सकेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं इस संस्था के साथ जुड़कर। मैं जेपी साहब का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मैं ये भी उन्हें एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आज ये शायद पहली सभा है। इस पूरी संस्था का विजन, इसका मिशन, इसकी संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को पेपर पे लिखिए, और आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनके आप टेलीफोन नंबर और ईमेल दे रहे हैं, उन्हें इसके बारे में इत्तला करिए ताकि ये संस्था यहाँ से ऊपर उठ सके। और जो मैं कर सकता हूँ इस संस्था के लिए, आप समझिए कि एक सिपाही आपके साथ 24 घंटे तैयार खड़ा। अभी ये बहुत बड़ा यहाँ पे सेमिनार हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के तरफ, फैमिलीज एसोसिएशन में। सर क्या मुद्दा है सर, इस सेमिनार की क्या जरूरत पड़ गई सर? मैं सबसे पहले तो जेपी सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस सभा में बोलने का मौका दिया है। मुद्दा जो नाम पढ़कर ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरी ये पहली मीटिंग है, लेकिन इनका मकसद ये रहा है कि वो तमाम परिवार जो कहीं ना कहीं रिफ्यूजी रहे हैं 1947 के विभाजन के वक्त, उनकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए और उनकी विचारों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे ये विचार अच्छा लगा और इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं भी यही समाज तक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन हालातों से निकलकर देश आज ऊपर आया है, हमें इस देश को इससे भी ऊपर ले जाना है। पुरानी बातों को कहीं ना कहीं भूलना पड़े, ऐसा लगता है। और जख्म लगे हैं लोगों को, कईयों के जख्म भर गए हैं, कईयों के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं, और आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे इन तमाम हादसों को, वाकयातों को, किस्सों को, इन कहानियों को भूलेगी, और भूलेगी तभी देश आगे प्रगति करेगा। एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है, यही मेरी सोच है। 75 सालों में हम लोग बहुत आगे आए,
देश ने तरक्की की है। इतना बड़ा देश का परिवार, 140 करोड़ का ये समाज, आप सोचिए, जहाँ विभिन्न भाषाएं, विभिन्न किस्म के आर्ट, कल्चर, विभिन्न किस्म की सोच, विभिन्न किस्म के धर्मों का समागम है, और इसको एक साथ बांध कर आगे लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। मैं उन तमाम प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, पॉलिटिशियंस को, देश के नेताओं को और तमाम बिजनेसमैन को, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए लोगों को, सभी को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अब यथाशक्ति देश को आगे लाने की अब तक कोशिश की है। मारवा साहब, अभी पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि देश के सामने नए नए तरीके से चुनौतियां सामने आ रही है। स्वयं डोभाल जी ने भी वाली बात कही थी कि देश आज 2.5 मतलब स्तर पे लड़ रहा है। 0.5% ऐसे भी लोग हैं जो कि देश के अंदर ही हमारे खिलाफ है। आपको क्या लगता है इस प्रकार की चुनौतियों से ये देश कैसे इनका सामना कर सकता है? देखिए, मैं क्या है कि मैं कोई पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा बार बार पिछले 34 साल से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस धर्म को मैंने अपनाया है, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, ये मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। हम लोग बराबर लगे हुए हैं कि किस तरह समाज में, देश में और दुनिया में आप एकता, अखंडता और मोहब्बत को और शांति को फैला सकते हैं कला और संस्कृति के जरिए।